तो स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जिनका भी एग्ज़ाम है या जो भी भूमि विधि से जुड़े, जिनके मन में कोई सवाल है कि भूमि विधि के अंतर्गत चकबंदी हो गया, चाहे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, चाहे जो उन्मूलन हुआ, चाहे जो राज्य में भूमि सम्मिलित हो गई, ठीक है, जुड़ गई। और जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है लॉ में, जो भी लड़के एलएलबी कर रहे हैं जिनका भी एग्ज़ाम है, या जो भी एज ए एपीओ का एग्ज़ाम देने वाला है, जुडिशरी का एग्ज़ाम देने वाला है, तो कुछ सवाल फंस जाते हैं। तो अभी मेरा एक टारगेट है कि आप लोग की जो सीरीज़ है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की, जो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की जो ये सीरीज़ है, इसको हम जो ये भूमि विधियां हैं इसको हम आज ख़त्म कर देंगे। ख़त्म का मतलब कि इसमें 4 चैप्टर हैं, टोटल इसमें 5 चैप्टर है, ठीक है। तो 5 चैप्टरों में भूमि विधि से जुड़े कानून के बारे में सब कुछ बताया गया है। मतलब जमींदार से लेके किसान की बातें सब कुछ इसमें शामिल की गई हैं। जब अंग्रेज आए थे तो क्या नियम कानून थे, अंग्रेजों से पहले ज़मीन के क्या नियम कानून थे, कैसे ज़मीनें पे एक दूसरे लोगों को दी जाती थी, चाहे खेती करते थे या लगान वसूला जाता था, या जो भी कानून था ज़मीन से जुड़ा कानून था, वो सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। और इसमें छोटे छोटे शब्द को भी बताएंगे ताकि इस शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि जो पुराने शब्द हैं, लीगल वर्ड हैं, थोड़े कठिन होते हैं। तो कठिन होते हैं तो उसको थोड़ा तोड़ के बताया जाता है सिंपल शब्दों में, ताकि आप लोग को समझ में आए और आप उससे जुड़ी बातें बना के भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकें कि क्या इसका मतलब है। तो अगर आप एलएलबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका भूमि विधियाँ टॉपिक है, लैंड्स लॉ, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। और ये जो सीरीज़ है 5th सेमेस्टर की है एलएलबी की, और टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक है वो है भूमि विधियाँ। तो आपका भी अगर टॉपिक है बीए एलएलबी है, एलएलबी है, या कोई अदर एग्ज़ाम है जिसमें भूमि विधि के सवाल आ सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं ना, तो आपके पास आइडिया आ जाता है लिखने का। और जब लिखने का आइडिया आ जाता है तो आप सुने रहते हैं और कुछ बातें समझ जाते हैं और उन्हीं बातों को बना के लिख देते हैं एग्जाम में, तो अच्छे नंबर आपको आ जाते हैं। तो आज लैंड लॉ से रिलेटेड हर एक टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, वीडियो में भी शायद थोड़ी लंबी हो सकती है और एंटरटेनमेंट शायद इसमें ना हो, सिर्फ टू द पॉइंट हम बात करें, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि बोरिंग वीडियो होगी या ऐसा, मतलब देखने का मन नहीं करेगा 10 मिनट देखने के बाद, आपका मन करेगा देखने के बाद, क्योंकि हम इतने आसान शब्दों में हर एक चीज़ को बताएंगे जो भी इसमें है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप टेंशन ना लो। हमारा टारगेट रहेगा 1 घंटे के अंदर इसको पूरा ख़त्म कर देने का। तो चलिए 2-3 मिनट आपका हमने ऐसे ले लिया, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो 5 चैप्टर का नाम मैंने बताया कि 5 चैप्टर इसमें हैं, तो उन 5 चैप्टर के बारे में एक बार सिंपल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश भूमि विधियाँ। जो जमींदार थे उनसे जमीन ली गई, उन्मूलन यानी उनको हटा दिया गया, उनका अंत हो गया जमींदारी प्रथा का। उसके बाद किसानों को दी गई, तो वो जो प्रक्रिया थी देने की, कब लागू हुई, कब स्टेट में वो भूमि सम्मिलित हो गई, स्टेट ने कोई घोषणा निकाला होगा, नोटिफिकेशन निकाला होगा, तो सारी प्रॉपर्टी स्टेट की हो गई। जब स्टेट की प्रॉपर्टी हो गई होगी तो जिनकी वो भूमियाँ थी, या तो वंशानुगत थी, या तो पहले से ही पट्टा देते थे, या मतलब अधिकार जमा के रखते थे। 14 प्रकार के काश्तकार हुआ करते थे उस समय। आज तो सिर्फ 3-4 ही प्रचलित हैं। एक तो सरकार पट्टे पे ज़मीन दे देती है, एक तो किसान की ज़मीन होती है, एक तो आप आसामी ज़मीन होती है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पहाड़ी एरिया में जो ज़मीनें होती हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये पहला चैप्टर ये हो गया। तो सबसे पहले भूमि विधियाँ का जो कानून है ना, उत्तर प्रदेश में ही बना पूरे भारत में, और उसी को फॉलो किया गया। बनने का रीज़न ये था कि यहाँ पे जो समतल क्षेत्र है, यहाँ पे किसानी ज़्यादा थी, अत्याचार भी ज़्यादा थे। तो कोई भी एक लॉ बनता है, जैसे कोई जीएसटी ही पारित हुआ, तो किसी एक स्टेट में पारित हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सबने अप्लाई किया। तो कुछ ऐसा ही है। ये पहला हमारा चैप्टर है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उसमें ये बाग क्या होता है, उस्वर भूमि क्या होती है,
संचित भूमि क्या होती है, सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक है सब कुछ। उसके बाद दूसरा जो हमारा चैप्टर हो जाता है उसे हम एक बार देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। उत्तर प्रदेश की जो जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? जमींदारी प्रथा आखिर में होती क्या थी? कौन जमींदार था, कौन किसान था, किसान उस पे करते थे तो उनको क्या मिलता था, कितना भाग मिलता था या कितना पैसा, मतलब जो भी उनका शेड्यूल था कि ऐसे ऐसे ही काम होगा, जो भी उनका एक फॉर्मेट रहा हो वो आपको बताएंगे। उसके बाद ये हो गया, फिर उसका अंत कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भी जमींदार कौन कौन अधिकार शेष रह गए, मतलब जमींदारों से जब ज़्यादातर जो भी एक लिमिट जैसे 8 एकड़ 12 एकड़ के बाद मैक्सिमम ज़मीन रहती थी तो सब स्टेट में सम्मिलित हो जाती थी कि स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। उसके बावजूद भी कुछ ज़मीनें थी जो उनके पास रह गई, कुछ ऐसे तालाब कुएं और ऐसे महल या स्कूल या कॉलेज इनकी भी ज़मीनें थी, इसको थोड़ा सा साइड रखा गया। बैंक की मतलब बहुत सारी ऐसी ज़मीनें कैटेगरी वाइज हो जाती है ना, किसी में बाग बगीचा लगा है वो किसानी में यूज़ ही नहीं होती है, कोई किसानी के लिए है, कोई महल बन गया है, कोई उद्योग के पर्पज से है, इंडस्ट्रियल है। डे बाय डे जो भी अपडेट आते रहे भूमि से जुड़े सब बताएंगे। तो ये हो गया। तीसरा चैप्टर देख लेते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है, कृषि क्या होती है, सबसे कृषि फसल वर्ष कौन सी होती है और किस कृषि में क्या क्या सम्मिलित है, कृषि का मतलब क्या है, क्या कौन कौन सी खेती से आप समझते हैं कि ये कृषि का ही है, और कुछ और अगर उसमें उगाया जाता है तो इलीगल है, इलीगल चीज़ें उगाना वैध है कि अवैध है। सारे कानून डे बाय डे बनते गए, जो जो देखा गया कि ये परिवर्तन आ रहा है तो उस पर कानून बन गया, फिर देखें ये परिवर्तन आ रहा है तो उस पर भी कानून बन गया। ठीक है, फिर ये हुआ कि ओनरशिप के बारे में, वंशानुगत जो है वो भी आपको बताएंगे। तो ये हो गया। गांव सभा क्या होता है, गांव की ज़मीन क्या होती है, गांव सभा की ज़मीन क्या होती है, उसमें अगर कोई ऐसे मतलब मैं किसी गांव का सदस्य हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं लवारिस हूँ, मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है या 10 एकड़ ज़मीन है, मेरी मौत हो जाती है तो वो ज़मीन किसको जाएगी? उप जिला अधिकारी को जाती है। फिर वो 1 साल के लिए पट्टा दे सकता है। उसके बाद अगर कोई क्लेम नहीं करता है कि मैं इनको जानता हूँ ये ज़मीन मुझे चाहिए, क्लेम जाके करिए 21 दिन 1 महीने के अंदर, जो भी आपके पास एविडेंस है, साक्ष्य है, उसको जाके बताइए तो आपको मिल सकती है। अदरवाइज वो गांव सभा की ज़मीन में सम्मिलित हो जाती है। फिर उस पर पानी टंकी, स्कूल, तालाब, कुआं, कुछ भी मतलब ऐसा पब्लिक पर्पज़ के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वो ज़मीन दे दी जाती है। तो ये बातें भी आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आ जाता है निहित होने का दिनांक, वह परिणाम एवं प्रतीक और पुनर्वास। ये तीसरा चैप्टर है, मतलब निहित होने का दिनांक यानी शामिल होने का दिनांक। जब उत्तर प्रदेश या किसी स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी की कि आज से जिसकी भी इतने से अधिक ज़मीन है वो भारत सरकार में मिल गई, मतलब भारत सरकार की हो गई, अब वो उनकी नहीं है। रीज़न करने का क्या था कि मान लो कोई सार्वजनिक रोड बनाना है, स्टेशन बनाना है, तो लोग ज़मीन देते ही नहीं थे, देते भी थे तो टर्म्स एंड कंडीशन भी थे, उसमें मुआवजा बराबर नहीं मिलता था, कुछ ऐसा था। तो भारत सरकार ने सबसे ले लिया, और वो लेने का रीज़न ये था कि किसी के पास ज़्यादा कुछ चीज़ हो जाता है तो उसका घमंड हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, और वो ज़मीन वो बाई बर्थ थोड़ी लेके आया है, पैदा हुआ तो वो ज़मीन लेके आया, नहीं नहीं नहीं, वो पहले से अवेलेबल थी, आपने उस पर कब्जा किया था। और जब किसी चीज़ पे आप ज़्यादा कब्जा कर लेते हैं तो छुड़ाना पड़ता है, ताकि गरीब लोगों को भी वो दिया जा सके, सार्वजनिक कार्य की किया जा सके, मतलब उस पर सबके लाभ के लिए काम किया जा सके। तो ये बताएंगे निहित कब हुई, ठीक है, 1 जुलाई 1952, वो भी बताएंगे। परिणाम क्या थे, जब निहित हो गई तो उसके परिणाम असर क्या क्या पड़े, जो जमींदार थे उन पे, जो किसान थे उन पे, किनको उसका लाभ हुआ, किनको उनसे घाटा हुआ, सब कुछ बताएंगे। उसकी प्रतिकर यानी किसी चीज को लेने के बाद उसके बदले में कुछ देना, मतलब मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है तो मुझसे खो गई, टूट गई, या मैंने ले लिया, खरीद लिया, तो कुछ भी किया तो उसके बदले में आपको क्या मिला। ठीक है, पुनर्वास, जैसे मान लीजिए आपका घर उजड़ गया, मैंने एक रोड पास करना था, आपका घर उजड़ गया, तो आपको पुनर्वास, दोबारा घर बना के रहने के लिए आपके लिए मैंने क्या व्यवस्था की, जब मैंने आपसे कुछ लिया या मेरी वजह से आपका कुछ बिगड़ा, उसके बारे में जानेंगे। जोतदार पद्धति,
एक होता है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। वो भूमिधर जो वंशानुगत बाई दादा परदादा से जमीन मिलती आ रही है उसको कहते हैं। तो जोतदार पद्धति है क्या, कौन असली भूमिधर है, किसकी जमीन ऐसी है कि मतलब कृषि पर्पज से चलती आ रही है, बिजनेस का पर्पज उस पर नहीं है, वो किसी को पट्टे पे नहीं देता है, लीज पे नहीं देता है, उस पर कोई व्यापार नहीं करता है, या मतलब उससे जुड़े कोई और उद्योग नहीं करता है, सिर्फ पर्पज है, इंटेंशन है कृषि का, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। असंक्रमणीय अधिकार क्या होता है, दान या विक्रय की प्रक्रिया भूमि की क्या होती है, एक पुरुष जोतदार मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कैसे चुना जाता है, स्त्री को भी भूमि में अधिकार है कि नहीं है, ये सब कब बना ये भी हम जानेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सारे गांव सभा की भूमि क्या होती है, गांव सभा की भूमि अधिक होती है तो गरीबों को कैसे दी जा सकती है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, लोहार हो गए, कुम्हार, इनके पास तो कुछ होता नहीं है, ये तो अपना सारा धंधा कुछ बना उना के ही करते हैं, उनको भूमि देने का क्या प्रावधान है, SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको फ्री में कैसे भूमि दी जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। भू राजस्व और रेवेन्यू कोड क्या है वो भी बताएंगे। चकबंदी अदालत, चकबंदी न्यायालय अलग से होता है, चकबंदी का मामला सिर्फ उसमें जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे। और निम्नलिखित, ठीक है, उत्तरा, और हमारा आखिरी अब चैप्टर है भूमि विलय से आप क्या समझते हैं, वो भी आपको बताएंगे। अतिक्रमणी कौन होता है, अतिक्रमण करने वाला, वो भी आपको बताएंगे। 4 चैप्टर मैंने ऐसे इंट्रो में बताया, अभी डिटेल में मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जो रेड ग्रीन ब्लू चला है, ये सारे नोट्स हाइलाइटर से मैंने मार्क किए हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जो आपको जानना चाहिए। जो आप मुख्य बिंदु जान जाएंगे तो आप सब कुछ बना के लिख सकते हैं। वो वर्ड आप अगर लैंड लॉ से रिलेटेड, भूमि विधि से रिलेटेड, वो शब्द का मतलब आप जान जाएंगे ना, और मैं कहानी की तरह से जोड़ जोड़ के वो बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये होता होगा, अच्छा ये भी हुआ होगा, तो आप आराम से बना के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। कुछ लीगल वर्ड कठिन होंगे लेकिन आप उसे तोड़ मड़ोड़ के तो मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, लेकिन आपको थोड़ा उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख के। तो पेन अगर रखे होंगे, पेपर रखे होंगे, तो मैं आराम से बोलूँगा, उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। 5वां जो अगला चैप्टर है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। जो यूपी की भूमियों पे जो कानून बने कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में लैंड को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे किसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैसे किसी से लिया जाएगा, कैसे किसी को दिया जाएगा, कितना हो सकता है किसी के पास भूमि, कितना नहीं हो सकता है, अधिक हुआ तो क्या होगा, कम हुआ तो कैसे और ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कितने ज़मीन पे खेती कर सकते हैं, कितने पे नहीं कर सकते हैं, अगर छोटी छोटी हैं तो उनको चकबंदी से जोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे भी चलाए गए थे, जैसे मान लो मेरी छोटी छोटी ज़मीन सिर्फ 2 जगह है और मेरे भाई की छोटी छोटी ज़मीन 2 जगह, दोनों लोग अलग अलग रहते हैं, दोनों लोग की प्रॉपर्टी अलग है, तो क्या हम मिल के भी दोनों ज़मीनों को जोड़ के एक पे खेती कर सकते हैं, जिससे फसल ज़्यादा होगी और एक ही फसल होगी तो पैदावार अधिक के लिए। तो बहुत सारे नियम बने जो नहीं चले, लास्ट में ओनरशिप वाला ही सब मामला था कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, यानी मेरी ज़मीन है, मैं मालिक हूँ, मैं अपने हिसाब से खेती करूँगा, सिंपल ये चला। फिर पट्टे पे गवर्नमेंट से हम जमीन लेते हैं, वो चला प्रचलित में रहा। फिर असामियों का, वो प्रचलित में रहा। ये 3-4 ही प्रचलित में रहे। एक थे आदिवासी वाले, तो उनको वो भी प्रचलित में उतना नहीं रहा और उनको उतना खेती से मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो वो खत्म हो गया। तो ये 5 टॉपिक थे, तो हम पहले अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो होती है यहाँ पे अच्छी तरह से स्टार्ट। अभी था इंट्रो, डेमो में आपने 5-10 मिनट जो भी देखा वो यूज़फुल था थ्योरी को समझने के लिए कि हम आगे कौन सी कहानी पे बात करने वाले हैं या क्या समझने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि पीछे से ऑडियो वीडियो कैमरे में क्लियर आ रही कि नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। ठीक है, जहाँ तक कि मैंने देख लिया सब कुछ क्लियर आ रहा है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश भूमि विधियाँ। मतलब कि जो 1950 के बाद, जैसे मान लीजिए शुरू में एक सिंपल सी इसमें ऐसी स्टोरी समझिए, अगर पूछ देगा कि इससे पूर्व 1950 से पूर्व भूमि की क्या
व्यवस्था का क्रम था या कैसे भूमियों पे कार्य होता था, कौन उसका ओनर था। तो जैसे मान लीजिए पहले थे राजा महाराजा, ठीक है, उससे पहले भूमियों पे किसी का नियंत्रण नहीं था, जो जहाँ पे रहता था वो उसकी भूमि, क्योंकि कोई नियम कानून ही नहीं था। लेकिन जब लोग एक जगह स्थायी होने लगे, एक जगह रहने लगे, एक जगह घर बनाने लगे, एक जगह खेती करने लगे, एक जगह जानवर मारने लगे, तो हुआ कि नहीं अब ये मेरी जगह है, नहीं ऐसा जलन की भावना, तुम मेरी जगह में क्यों आ रहे हो। तो धीरे धीरे उससे जुड़ा कानून बनने लगा। फिर मान लो राजा महाराजा का समय आया, तो राजा महाराजा के समय में उनका जो किला था उसके अंतर्गत जो भी एरिया आता था, तो होता था कि हाँ राजा की अनुमति से इस पे खेती की जाएगी, और जो भी खेती का होगा 1/6 भाग 7वां भाग किसान लेगा, बाकी सब राजा को दे देगा। ऐसा होता था, क्यों देगा, क्योंकि राजा उसकी सुरक्षा करता है, राजा के पास सैनिक है, राजा ताकतवर है, तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी उस पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया, ठीक है, उनको भी ये था कि कलेक्ट करो, कोई खेती होती है तो उस पे लोगों से खेती करवा के रेवेन्यू कलेक्ट करो, और कुछ भाग उनको दे दो जीने खाने के लिए, और बाकी अपने प्रॉफिट के लिए ले लो राजाओं से बोल के। फिर धीरे धीरे डे बाय डे आंदोलन हुए, कानून बने खेती को लेके, जब ज़्यादा वो टैक्स वसूलने लगे, ज़्यादा इतना, जैसे एक ज़मीन पे हो रहा है 10 बोरा अनाज, तो 10 के 10 मांगने लगे, तो ज़्यादा अत्याचार होने लगा। फिर ऐसा हुआ कि नहीं अब आज़ादी, आज़ादी का बहुत सारा रीज़न था, ये एक भूमि विधि से ही जरूरी नील की हर चीज़ का देखो, जब भी कोई एक मुद्दा बाहर आता है तो कई सारी बातें उससे इनडायरेक्टली अटैच होती हैं, अरे ये भी कारण है वो भी कारण है, तो जाके वो मुद्दा ज़्यादा उजागर होता है, पब्लिश होता है, तो उसका कुछ रिजल्ट आता है। तो जब आज़ादी मिली उसके बाद संविधान में ये भी प्रावधान किए गए कि ज़मीन से जुड़े क्या कानून होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल जो 32 है उसको फिर उसमें आप सुप्रीम कोर्ट 226 में हाई कोर्ट ज़मीन को लेकर रिट पिटीशन डाली जाती थी कि हमारी ज़मीन हमसे स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट को दिखाना पड़ता था कि हम पब्लिक पर्पज़ के लिए रह रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे विवाद होते थे। फिर आर्टिकल 31 को ही हटा दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था, जिसमें ज़मीन मूल अधिकार के अंतर्गत आती थी, तो उसको डाल दिया गया 368, और उसमें एक आर्टिकल है उसमें डाल दिया गया, याद नहीं आ रहा है वो बता दूंगा मैं कमेंट में। तो फिर उस पर ये हुआ कि नहीं अब गुड फेथ पब्लिक पर्पस के लिए दिया जा सकता है। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर एक बार ध्यान देते हैं, फिर क्वेश्चन वाइज बढ़ते चले जाएंगे जो इम्पोर्टेंट जो हमने टिक मारा है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि चैप्टर का मतलब समझिए, चैप्टर क्या कह रहा है, उससे जुड़ी ही बातें उसमें होंगी, अलग से तो कुछ होगा नहीं। तो जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था, मतलब जो जमींदारी थी उसको खत्म करने की जो व्यवस्था है, क्रम था, क्या था व्यवस्था, क्या कीजिए, क्या इंतजाम किया गया कि जो जमींदार हैं उनकी जमींदारी प्रथा जो किसानों से जबरदस्ती करा रहे हैं उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश भूमि विधियां, और उत्तर प्रदेश में भूमि से जुड़ी कौन से नियम कानून बनाए। तो पहला हमारा है उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उद्भव, विकास एवं उन्मूलन का संक्षिप्त व्यवस्था कीजिए। मतलब जो उत्तर प्रदेश में भूमि विधि से जुड़े जो भी संशोधन हुए, जो भी किसी को लिया गया किसी से दिया गया, उसका विकास का क्रम क्या था उसके बारे में संक्षिप्त डिटेल में आप बताइए। तो 2-3 लाइन में पढ़ता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। प्राचीन काल में जमींदारी प्रथा थी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही इसमें लिखा है सेम। प्राचीन काल में जमींदारी प्रथा नहीं थी। भारत में भूमि को अत्यंत ही पवित्र माना जाता था। इसका स्वामित्व एक व्यक्ति में निहित नहीं होता था, यानी इसका ओनरशिप एक व्यक्ति के पास नहीं था कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ तो सिर्फ मैं ही मालिक हूँ और इस पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। स्वामित्व एक व्यक्ति में निहित नहीं थी, बल्कि उस पर सामूहिक स्वामित्व समझा जाता था। मतलब सामूहिक माने हर किसी का राज है। जैसे आजकल पे पब्लिक रोड है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उस पर हर कोई जाता है, पार्क है हर कोई जाता है, तो ऐसा माना जाता था। तो डे बाय डे समय बीतता गया, लोगों का व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार का विचार विकसित हुआ उनके दिमागों में, और जैसे राजा प्रजा की रक्षा करता था, ये सब मैंने डिटेल में बता दिया। तो आप इस तरह आराम से लिख सकते हैं। आरंभ में मुसलमानों हिंदू, इसमें भी कुछ भेदभाव बिल्कुल नहीं था, हस्तक्षेप कोई नहीं करता था, ठीक है, कि आप मुस्लिम हो तो यहाँ नहीं रह सकते हो, हिंदू हो तो यहाँ नहीं रह सकते हो, सब लोग भाईचारा था। बाद में जो पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सी, भेदभाव, भड़काना, लड़ना, ये बाद में सब शामिल हुआ। तो इसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं। राजाओं के पतन,
एवं केंद्रीय शक्ति की कमजोरी के साथ साथ राजस्व साकारता और जमींदारी और तालुकदार बन बैठे। भूमि स्वामित्व के अधिकार का ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। जब राजाओं का समय खत्म हो गया तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि भाई जब सरकार ने नोटिस किया कि ज़मीन को लेके बहुत मारामारी है, बहुत केस आ रहे हैं, तो उससे जुड़े अब कानून बनने लगे। तो उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम, उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू, बहुत सारे बने। उसका भी मैं बताऊंगा कौन सा कानून किस साल में बना और उसमें क्या प्रावधान थे किसानों से जुड़े। तो ये सिंपली सवाल अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन का विकास क्रम क्या है, तो ये एक स्टोरी बना के लिख सकते हैं। पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे लोग जागरूक हुए तो उससे जुड़े कानून बनाने लगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जमींदारी उन्मूलन के लिए अधिनियम। जमींदारी प्रथा अंग्रेजों की देन है। ठीक है, अंग्रेजों ने भी जब आए तो इस पे कोई विधि ज़्यादा नहीं बनाया और उन्होंने भी इसे कायम रखा, कहा कि एज इट इज़ जो चल रहा है चलने दो। तो इसलिए और थोड़ा सा अन्याय हो गया। हालांकि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कानून बहुत सारे बनाए। 1959 से लेके एक नहीं 1859, 60, 61, 62, 63, 70 तक, 72 तक बहुत सारे कानून बनाए। सीपीसी बनाया उन्होंने, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, उन्हीं की देन है। उसके बाद आईपीसी बनाया, सीआरपीसी बनाया, उसके बाद आपका मोटर व्हीकल एक्ट भी उसी टाइम आया, उसके बाद एविडेंस एक्ट भी आया, उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट भी आया। उसके बाद बहुत सारे कानून अंग्रेजों के ही देन है। ठीक है, हमने सिर्फ कॉपी किया है, नकल किया है, लिया है। ये कहने में थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि शिक्षा का थोड़ा बहुत अभाव था। हम लोग थोड़े से डेवलपमेंट में पीछे थे, तो वो आए। ऐसा नहीं है कि आए हमारे ऊपर राज किए तो हमने उनसे कुछ सीखा नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अगर नहीं आए होते तो उसका एक अलग ही भारत आपको दिखता आज, और आए हैं तो कुछ अलग ही भारत आपको दिख रहा है। ठीक है, तो वो बातें अलग हैं। तो उनका भी कुछ खास वो नहीं था, उन्होंने उसी को जारी रखने दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आवाज़ उठाई गई। ठीक है, 1937 में जब प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तो इसमें भूमि के सुधार के लिए प्रश्न उठाया गया कि अब जमींदारों से हमें आज़ादी चाहिए। कौन उठाएगा प्रश्न? किसान उठाएंगे। पीड़ित कौन था? किसान पीड़ित थे, मजदूरी करते थे, लगान उन पे लगता था, जितनी फसल होती थी हद से ज़्यादा जमींदार लेते थे, फिर उसमें राजा बांटते थे। तैसे काश्तकार 14 प्रकार के थे, उसी में सब बांट के किसानों का इतना शोषण कर देते थे कि बेचारे मरने की हालत हो गई थी, फांसी लगा लगा के मरते थे, ऐसी हालत थी, कुछ बचता ही नहीं था, भूखे मर जाते थे। जब कोई मजबूत आदमी सब कुछ छीन लेगा जो मेहनती आदमी का है तो भूखा ही मरेगा। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे 1937 से आवाज़ उठने लगी। ठीक है, ये हुआ कि अब थोड़ा सा जब इलेक्शन हुआ तो उसमें ये भी सवाल रखा गया कांग्रेस की तरफ से कि हम भूमि विधि के सुधार में जमींदारी प्रथा खत्म करेंगे। तो फिर सरकार बन भी गई, फिर सरकार ने विधेयक पास किया, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में फिर ये कानून भी पास हो गए कि नहीं अब राज्य में सारी जमीन निहित हो गई, कृषि के लिए दी जाएगी, जिसे कृषि करना है वो जमीन ले सकता है। तो सबको ऐसे आवंटित की गई जमीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या है। 26 जनवरी 1951 से, और ये जो 1950, 51, 52 ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही तो सारी जमीन सबसे छीन ली गई। ठीक है, उसके बाद कुछ जमीन कुछ रीजन से बची थी तो बाद में वो भी निकाल ली गई कि अब इससे ज़्यादा नहीं रखोगे। चकबंदी प्रक्रिया कई बार हुई, उसमें भी कटौती कर ली गई। ये चला 1977 तक चला, कटौती की गई, हमेशा एक नया कानून है, कटौती की गई। ठीक है, और लास्ट में जो कानून चल रहा है 2006 का, वो भी मैं बताऊंगा उसमें क्या प्रावधान है। तो ये हो गया किसी चीज़ को जड़ से खत्म करना। ठीक है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? एक बात समझिए, हमारा चैप्टर का नाम क्या था कि जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन यानी किसी चीज को जड़ से खत्म करना, यानी जमींदारी प्रथा को जड़ से ही खत्म कर देना। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, संक्षिप्त में बताइए। जो अरेंजमेंट था, ठीक है, उन्मूलन के बाद जो अरेंजमेंट किया गया, व्यवस्था की गई भूमि को किसी को देने की या किसी के पास कितनी होगी उसके बारे में कह रहा है।
तो कह रहा है अधिनियम की विशेषता है, स्वतंत्रता के पश्चात यह प्रयास किया गया कि सामाजिक एकता स्थापित हो सके और राष्ट्र की विकास सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य में इस दिशा में प्रयास किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ। सबसे पहले जो पारित हुआ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ, ताकि अब सुधार किया जा सके। जब धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं, अब तो सबको एक समान ही किया जाएगा भूमि के मामले में। ठीक है, तो 1 जुलाई 1952 से ये प्रभाव में आया, इम्पैक्ट। जब ये निहित होने का दिनांक है, निहित होने का मतलब समझ रहे हैं। अब ये सारी जो अधिक जमीनें थी, जमींदार 14 प्रकार के काश्तकार थे, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। उनको सिर्फ सीमित ही जगह दी गई कि आप अगर इस मकान में रहते हो, इस मकान में जो जमीन है ये आपकी है, ठीक है, आप रहो। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया ठीक है आप इस पे खुद खेती करते हो तो ये आपकी जमीन है, ठीक है, रहो। किसी और से खेती कराते हो, पट्टा देते हो, लीज पे देते हो, मजदूरों को किसानों से कराते हो तो उसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, खुद करते हो या मजदूर रख के कराते हो तो वो आपकी है। कितनी है ये भी नियम कानून बनाएगा। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। ठीक है, 1 जुलाई 1952 से जमींदारी प्रथा अब अस्तित्व में नहीं था, खत्म। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, उस अपवाद को भी बताएंगे। ठीक है, मुआवजा का भुगतान। अब ये था कि एक आदमी, एक परिवार है, 15 घर का परिवार है, एक जगह पर रह रहा है और जमीन बहुत सारी उसके पास। अब सारी जमीन किसानी की थी, सब छीन लिया आपने। अब वो क्या करे, कैसे जिए, तो उनको मुआवजा भी दिया गया। प्रति जमीन जो जमीन छीनी गई 2000-4000 एकड़ जो रुपए भी लगाया गया, उनको मुआवजा दिया गया कि चलो आपको इतना मुआवजा दे देते हैं, 8 गुना के बराबर। देखिए मुआवजा का मतलब क्या होता है, अधिनियम में उन व्यक्तियों को जिनकी जमींदारी राज्य सरकार में निहित हो गई, मतलब राज्य सरकार में वो जमीन मिल गई, मुआवजा का भुगतान करने के लिए उचित व्यवस्था की गई। यह मुआवजा उनकी शुद्ध वार्षिक आय के 8 गुने के बराबर दे, मतलब जितना एक साल में वो कमाते थे 8 गुना दे दिया गया और उनसे जमीन हमेशा के लिए ले ली गई। ठीक है, और देखिए पुनर्वास अनुदान का भुगतान। अब ये हुआ कि पुनर्वास उनको दोबारा रहने के लिए या वैसे लाइफ स्टाइल जीने के लिए या मतलब जीविका चलाने के लिए। आप सब कुछ मैं तुम्हारा छीन लूंगा तो कैसे जियोगे, मर जाओगे ना। तो तुम्हें जीविका चलाने के लिए, अन्याय भी ना हो। देखो हमारा संविधान बहुत ही अच्छा है। जब भी हमारे देश में कोई कानून बनता है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद, देखने के बाद, दोनों के बेनिफिट के लिए, दोनों के लॉस को ध्यान में रखते हुए बनता है। तो ये हुआ कि ठीक है पुनर्वास के लिए भी कुछ दे दिया जाए उनको दोबारा बसने के लिए। तो इस अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास अनुदान उन जमींदारों को देने की व्यवस्था की गई जिनकी सालाना देय मालगुजारी 10,000 रुपये तक है। यह अनुदान मुआवजा के अतिरिक्त था। अतिरिक्त यानी मुआवजा तो दे दिया गया 8 गुना, उसके अतिरिक्त और दिया गया पुनर्वास के लिए, बसने के लिए। आप समझ रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर जाना, ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो पसंद आई है। ठीक है, सभी के खेती के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। अगर खुदकास्ट होता है कि देखो ये शब्द लिख लेना, खुद काश्त का मतलब होता है मालिक स्वयं खेती कर रहा है तो उनकी जमीन को सुरक्षित रखा गया। अगर स्वयं खेती कर रहे हो तो ठीक है, तुम भी किसान के ही श्रेणी में आते हो, करो खेती। लेकिन जो अगर किसी को दे के करा रहे हो, पट्टे पे करा रहे हो, लीज लिए हो, उस पर पेशगी रेहन ऐसे जो भी आप कमा रहे हो, लोकल वर्ड जो आज की चल रहे हैं, तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो छोड़ दी गई। नई जोतेदार व्यवस्था लागू की गई। पहले कितनी थी, 14 प्रकार की थी। पहला भूमिधर, सिरधर, आदिवासी, आसामी, सिरदार, ये सारे अलग अलग थे। अब अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर अस्तित्व में आया। बिना अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर क्या है वो भी बताएंगे, आसामी क्या है। अब सिर्फ 3 प्रकार के प्रचलित में है आज के समय में, 2025-26 में हम बात करें तो। एक है अंतरणीय, जो हमें अंतरणीय ट्रांसफरेबल,
मतलब जो प्रॉपर्टी मुझे मेरे पापा से मिली, मेरे पापा को मेरे दादा से मिली, ट्रांसफ़र होते आ रही है, ठीक है। एक होती है बिना अंतरणीय अधिकार वाली, जैसे हमने खरीद लिया, पट्टे पे ले लिया, रेहन ले लिया, पेस्की ले लिया, ज़मीन को 20,000 साल का 10,000 साल का देके उस पर हम कर रहे हैं वो। एक होती है आसामी। आपने सुना होगा ना कि जम्मू कश्मीर में हम ज़मीन नहीं खरीद सकते, सुना था पहले। और आसाम में ज़मीन नहीं खरीद सकते, चाहे मान लो नागालैंड में ज़मीन नहीं खरीद सकते। मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से, बस ऐसे ही सुनो। वहाँ पे क्या है कि ज़मीन अलॉट होती है कि ये ज़मीन आपकी है, आपने पट्टे पे लिया है। अब वो आप पट्टा ट्रांसफ़र होता रहता है आपके फैमिली में, उसके लिए एक मिनिमम डे अमाउंट होता है वो जो उन्हें जमा करना रहता है। फिर उस पर आप घर बनाइए, सालों साल, 100 2 साल 300 साल 500 साल रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति। उनके पास ओनरशिप नहीं रहती थी, क्योंकि जो ज़मीन थी वो एक जगह स्थायी नहीं थी। आज यहाँ ज़मीन है, पहाड़ी एरिया में ऐसा रहता है कभी कभी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है या वो जगह टूट जाती है, तो फिर उन्हें कहीं और ज़मीन देनी पड़ती है। तो उनके यहाँ ऐसा ओनरशिप वाला मामला नहीं था, ठीक है, उतना नहीं था। कुछ कुछ जगह पे था, लेकिन हर जगह पे पहाड़ी एरिया में, हिमालय एरिया में ऐसा नहीं था। तो वहाँ के कानून अलग, ठीक है, ज़मीन। तो यही तीनों अभी प्रचलित में है और कोई नहीं। एक किसान के पास ज़मीन है, एक सरकार के पास ज़मीन है, ठीक, और एक बस यही दो प्रचलित हैं। अब उसी में सारे नियम कानून बने हैं, ठीक है। भूमि को पट्टे पे उठाने का प्रतिबद्ध मतलब भूमि को पट्टे पे उठाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब तक कि धारा 157(1) के अंतर्गत अक्षम व्यक्ति ना हो, उसे भूमि को लगान पर नहीं उठा सकता। मतलब कि जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, मैं उस पर खेती नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या ज़मीन मुझसे सरकार छीन लेगी? और वो किसी पर्पज़ के लिए है। और मैं विकलांग हूँ, मान लो मैं सक्षम नहीं हूँ कि अपने हाथ पैर से जाके खेती कर सकूँ, और मैं किसी और को दे के खेती करा लेता हूँ, उससे जो पैसा मिलता है मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। तो ये अक्षमता देखी जाती है, एलिजिबिलिटी, कि आप सक्षम नहीं है तो आप दूसरे से भी करा सकते हैं, वो ज़मीन आपसे नहीं ली जाएगी। तो कुछ ऐसी भी सरकार ने देखा कि यार किसी के साथ अन्याय ना हो। अन्याय का मतलब कि भेदभाव ना हो। अगर सक्षम नहीं है तो जरूर जाहिर सी बात है किसी और से कराएगा, ठीक है। ग्रामीण जनतंत्र, ग्रामीण में क्या होगा, जो गांव में ज़मीन 250 से लोग अगर अधिक रहते हैं किसी एरिया में, तो उस गांव घोषित कर दिया गया। जो ज़मीन जिसके पास थी उसको घर के लिए फ्री कर दी गई। गांव सभा की एक ज़मीन अलॉट कर दी गई कि इसमें सिर्फ गांव सभा बसाए। उसके बाद जो आसपास के लोग जिसमें खेती करते थे वो उनके नाम पे अलॉट कर दी गई किसानों को। ऐसे गांव बसते गए बसते गए बसते गए बसते गए, ठीक है, ऐसे बसते गए गाँव, ठीक है। उसके बाद अधिकार भूमि के जमाव पर रोक, अधिक भूमि के जमाव पर रोक। ज़्यादा भूमि किसी के पास इकट्ठा ना हो, उस पर रोक कैसे लगाई जाए। तो देखिए इसमें कहा गया है परिवार दान, भविष्य में कोई भी परिवार दान या विक्रय द्वारा ऐसी जोत नहीं प्राप्त कर सकेगा। उसमें ज़मीन का आंकड़ा बताया गया है जो उनकी अपनी जोत मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल 12.5 एकड़ से अधिक हो। इस अधिनियम में एक परिवार के पास 12.5 एकड़, 12 से 1/2 एकड़ से अधिक जोत का संचयन पर रोक लगा दिया गया। उस समय 1952 के बाद ये कहा गया कि एक परिवार के पास, एक परिवार में कौन होगा, 5 लोग 4 लोग जो भी हैं, 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये गिफ्ट कर रहे हैं, मुझे ये भेंट में दे रहे हैं, मैं इनसे खरीद रहा हूँ, खरीदो ही मत। उस समय ये था कि नहीं, खरीद ही नहीं सकते। किससे खरीदोगे? गरीबों को दबाओगे, उनसे खरीद लोगे, बेवकूफ़ बनाओगे, खरीद लोगे, कुछ दे दोगे, और वो ऐसे बेच भी देंगे लाभ के लिए। तो उस पर रोक लगा दी गई। आप रख ही नहीं सकते ज़मीन, सिंपल। अब क्या करोगे जब रख ही नहीं सकते? जैसे आज की डेट में कि बंदूक अपने घर में इलीगल रख ही नहीं सकते, अब कहाँ से बंदूक लाओगे? कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कभी कभी ज़मीन पे स्टे लग जाती है ना, तो उस पर कोई पार्टी खेती नहीं करता है, वो भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूँ। तो सरकार ने ऐसे नियम कानून बना दिए कि अब किसी के साथ भेदभाव होगा नहीं, सबको सामान्य करो। क्योंकि उस समय आंदोलन भी इसी को लेके थी, और आंदोलन में किसानों की भी बहुत ज़्यादा भूमिका थी। तो किसानों से जुड़े कानून भी बनाना आवश्यक था या नहीं था? बिल्कुल था, ठीक है। उसके बाद समान उत्तराधिकारी,
इसमें क्या था कि उत्तराधिकारी मतलब सबको उत्तराधिकारी, अगर भारत के किसान हैं तो सबके पास जमीन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रहने के लिए, जीने के लिए, खेती करने के लिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश था, आपको पता है, कृषि से ही हम संपन्न हुए और इसी का फायदा अंग्रेज भी उठाए, राजा भी उठाए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में कोई सोने की चिड़िया आके उड़ती थी और अंग्रेज ऐसे पकड़ के ले जाते थे। हमारा जो भारत देश है उपजाऊ है। यहाँ पे माटी में अगर एक कंकड़ भी फेंकोगे तो पत्थर बन के निकलेगा। इट मीन्स मतलब ये है कि यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। इंडस्ट्री डालिए, खेती करिए, अफीम उगाइए, कॉफ़ी उगाइए, कॉफ़ी नहीं, चाय की खेती करिए, बहुत सारे, काली मिर्च, ये सारी जो गरम मसाले होते थे, राजा अंग्रेज आते थे नाव में भर के ले जाते थे, जहाज़ों में भर के, तो उसके बारे में बताया गया। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि कोहिनूर हीरा यहाँ से चला गया बाहर, वो अलग बात है। कुछ जो भारत के धरोहर थे फिर यहाँ से वो लूट लिए गए राजाओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, या फिर उनसे आए शासकों द्वारा, जो मुगल शासक थे, मुस्लिम शासक थे। ठीक है, ये हमारा आधा खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन 1950 के पूर्व उत्तर प्रदेश में कौन से भूमि संबंधित अधिनियम प्रचलित थे? अब पूछ रहे पूर्व, पहले का बताओ कि 1950 से पहले क्या चलता था। 1950 से पहले रेंट रिक्विटल एक्ट था 1859 का, मतलब जमीनों को रेंट पे लो, अधिया पे ऐसे लो कि मतलब हम उसका 1/6 भाग लेंगे, बाकी सब मालिक आपका होगा, ऐसे कराते थे। ठीक है, उसके बाद आगरा टेंटेंसी एक्ट था, वो क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, अवध रेंटल था, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम था, काश्तकार जो थे, जैसे उसमें कई तरह के काश्तकार थे, तो सारे काश्तकारों के मैं नाम भी बताऊंगा। पट्टे, यहाँ पे पट्टे को समाप्त करने का फिर बाद में यहाँ प्रावधान हुआ। इसमें जोतदार की परिभाषा भी बताऊंगा। ठीक है, इनके जो क्रम है, लीगल वर्ड है, थोड़े से टफ हैं, तो आप घबराइएगा मत, बस सुनते रहिए, एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस सुनते रहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसी एक्ट, आगरा प्रांत में कौन से अधिनियम चलते थे जमींदारी को लेके? 5 प्रकार के जोतदार होते थे। ठीक है, उन 5 प्रकार को हम देख लेते हैं। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता काश्तकारों को दाखिलकारी अधिकार का प्रदान करना, 12 वर्ष की भूमि तक काबिज करना, दाखिल मतलब एक टाइम पीरियड के लिए भूमि को दिया जाता था, उस पर कुछ भी करने के लिए। ठीक है, 7 वर्ष तक भूमि धारण करने का अधिकार, ऐसे अधिकारी बनाए कि आप उससे पहले उसे नहीं निकाल सकते, उससे ज़मीन नहीं ले सकते, इतने समय के लिए दे दिए। तो ठीक है, आगरा टेंटेंसी एक्ट में क्या था ये भी देख लेते हैं। किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसे रोकने के लिए 2 अधिनियम पारित किए गए। प्रथम आगरा टेंटेंसी एक्ट 1926 पारित किया गया। द्वितीय अवध रेंटल रेट संशोधन 1921 पारित किया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि ऐसे काश्तकारों को हक होगा कि वह भूमि को आजीवन धारण किए रहे। ऐसा सब नियम था कि भाई आजीवन धारण किए रहे। ठीक है, अधिनियम काश्तकार की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी 5 साल तक भूमि पर काबिज रहता था, मतलब सिर्फ 5 साल तक। जैसे मेरी जमीन या पूरी लाइफ तो मेरी रही, मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी उसको सिर्फ 5 साल तक मिली, उसके बाद स्टेट में निहित हो गई जो ओनर था। यह जमींदारी 5 साल की समाप्ति तिथि से 3 साल के अंदर बेदखली की प्रक्रिया चालू नहीं करता था तो उत्तराधिकारी अधिनियम काश्तकार बन जाता था। अगर बेदखली की प्रक्रिया उस पर ना चलाई जाए तो उसका उत्तराधिकारी था उसी का अब काश्तकार बन जाता था। तो ये थोड़ा सा अलग अलग था। ठीक है, उपबंध काश्तकारों को थोड़ा सा उनमें भी बदलाव किए गए। जमीन की लिखित सहमति आवश्यक थी। ठीक है, अब लिखित भी चलने लगा कागज वगज पे। ठीक है, जमींदारों द्वारा लिया जाने वाला नजराना अवैध करार कर दिया गया। नजराना पहले चलता था। ठीक है, मतलब बहुत सारे शोषण करने के तरीके थे किसानों को। ठीक है, अवध टेंटेंसी एक्ट में क्या था? गैर दाखिल काश्तकार जो
अधिक समय से पट्टे पर भूमि जोत बो रहे थे, उन्हें सभी अधिनियमों को काश्तकार बना दिया जाए। चाहे पट्टे के साथ होता है ना कि मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई ज़मीन उनके पास है तो उन्हीं के पास है, और फिर जिसे मिलनी चाहिए उसे मिल ही नहीं रही है, तो उसमें भी देखा गया। उत्तर प्रदेश की काश्तकारी अधिनियम 1939, ये क्या हुआ, इसमें भी कुछ चेंज हुआ। अब इसमें देखिए, जमींदारों ने अपनी खुदकास्ट व सिर भूमि बढ़ा ली। जमींदार जो थे अब वो अपनी भूमि को और बढ़ाने लगे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये 1950 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब तक ये नियम कानून नहीं बना है, मनमाना सब चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी को समाप्त करने के लिए इसकी पूर्व की सारी यही घटना है। क्वेश्चन क्या था, 1950 से पूर्व में यही सब चल रहा था। अब देखिए, निम्नलिखित में हमें 6 वर्ड समझना पड़ेगा। कृषि क्या होती है, कृषि वर्ष क्या होता है, ये पहला हो गया। आबादी या ग्रामीण आबादी, आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या होता है। उसके बाद बाग भूमि, बाग बगीचा वाली भूमि, बाग में क्या आता है, क्या पपीते का पेड़ भी बाग में आता है, बिल्कुल नहीं। बाग में कौन से पेड़ आते हैं, जो प्राकृतिक पेड़ होते हैं, या कौन कौन से पेड़ शामिल है जिससे बाग बगीचा बोला जा सके। उसके बाद राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है, जो भूमि संबंधित मामले या भूमि संबंधित क्रय विक्रय देखता है, रेवेन्यू कोर्ट उसे बोलते हैं। पट्टे पे, लीज पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट से ली जाती है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है किसानी और ऐसे भूमि के माध्यम से, जो जमीन से जुड़े मामले देखते हैं, रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। उसके बाद राजस्व अधिकारी, जो जमीन से जुड़े अधिकारी होते हैं, तहसीलदार हो गया, लेखपाल हो गया, कानून गो हो गया, एसडीएम हो गया, ये सारी जो जमीन से जुड़े अधिकारी हैं, इनके बारे में 6-7 प्रकार के अधिकारी होते हैं। अधिकारियों का एक क्रम होता है। सबसे पहले लेखपाल आता है, लेखपाल आएगा, उसके ऊपर कानून गो आता है, फिर तहसीलदार आता है, फिर एसडीएम आता है, फिर डीएम आता है। ये 1 2 3 4 5 क्रम होते हैं। और हिंदी में कह सकते हैं जैसे लेखपाल, और ये लेखपाल ही आगे चल के प्रमोशन होके या एक्सपीरियंस के बेस पे ही बनता है। यहाँ पे लेखपाल कानून गो बन जाता है, कानून गो ही आगे चल के नायब तहसीलदार बनता है, और नायब तहसीलदार ही तहसीलदार बनता है, और तहसीलदार जैसे उप जिला अधिकारी एसडीएम, तो ये आईएएस, ये लोक सेवा आयोग चाहे केंद्रीय सेवा आयोग द्वारा चयन होके आते हैं, डीएम एसडीएम, तो ये ऐसे नहीं बनते हैं। जो ये 4 क्रम नीचे के थे वो स्टेट के माध्यम से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके माध्यम से बनते हैं, और ये जो उप जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, डीएम एसडीएम, ये सब केंद्र द्वारा आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक स्टेट में अधिकारियों में केंद्र के भी अधिकारी रहते हैं, स्टेट के भी अधिकारी रहते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस है, दरोगा है, ठीक है, उसी तरह बीएसएफ है, सीएसएफ है, आर्मी वाले हैं, ऐसा है ना कैंप, तो दोनों की भूमिका रहती है, नियंत्रण रहता है केंद्र का, ठीक है। तो कृषि, एग्रीकल्चर, ये क्या होता है, कृषि क्या होता है। कृषि का मतलब देखो, कृषि को धारा 2 में परिभाषित किया गया है, और इसका जो मेन मोटो है ये देखो, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 2006 में जो ये बनी थी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन एवं कुटुंब पालन भी किया जाता है। अब इन चारों का मतलब समझो क्या होता है, 4 वर्ड आए हैं, समझो क्या होता है। कृषि के अंतर्गत बागवानी, बागवानी यानी बाग बगीचा लगाया हो, केला है, पपीता है, और क्या मक्के का, मतलब ये सारे जो आ गए, ठीक। पशुपालन, कोई ज़मीन है उसमें आप गाय भैंस रखे हो, दूध बेचते हो, उनका चारा उगाते हो, उनका खाने पीने का इंतजाम है, तो ये हो गया। मत्स्य पालन, मछली के लिए तालाब बनाना, मछली को उसमें पालना, खाना, बेचना, व्यापार करना, ये हो गया। फूलों की खेती, फूलों की खेती, गुलाब के फूल, कमल के फूल, ये ओड़हुल के फूल, और कई सारे फूल आ जाते हैं, तो फूलों की खेती करना, ठीक है। ये मधुमक्खी, मधुमक्खी का ऐसे खेती करना, मधुमक्खी की खेती नहीं, तो मधुमक्खी को ऐसे बना के उनको बैठाना एक जगह पे, पूरा जाली उली लगा के
उसमें उनका रस निकाल के बेचना, ये हो जाता है। आबादी या ग्रामीण आबादी, ये देखा गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 4 में उपधारा 1 में ये परिभाषित किया गया है कि किसी ग्राम में एक क्षेत्र है जिसका उपयोग दिनांक से, मतलब जितने लोग यहाँ रहते हैं अब उसको, उसमें वृक्ष होंगे, तालाब होंगे, कुएं होंगे, तो एक गाँव में क्या क्या आ सकता है ये बताएगा। अगर ये है तो इसको गाँव की ज़मीन घोषित कर दो, छोड़ दो। फिर बाग बगीचा आया। बाग बगीचे में क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 2006 की धारा 4 के उपधारा 2 में परिभाषित है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट आया, ये उपधारा 16 में परिभाषित है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 16 में परिभाषित है। रेवेन्यू कोर्ट में कौन कौन आता है, ठीक है, ये देखो। रेवेन्यू कोर्ट में किसी प्राधिकारी यानी अधिकारी परिषद और उसके सभी सदस्य आते हैं। अरे होता है ना, पुलिस थाने में जाते हो, कांस्टेबल, हवलदार, चौकीदार, SHO सब रहते हैं, वैसे सारे अधिकारी आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह रेवेन्यू कोर्ट में क्या होता है, इसमें वो सभी सदस्य आते हैं, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, कलेक्टर, बंदोबस्त, सहायक अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सभी चीज़ को रिकॉर्ड रखने वाला, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब होता है, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया कृषि वर्ष। कृषि वर्ष उसे कहते हैं फसली वर्ष, साल में 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक खत्म होता है। तो इसे परिभाषित किया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 में उपधारा 23 में परिभाषित किया गया। इसमें बताया गया है कि ऐसे वर्ष जो कैलेंडर में जुलाई का प्रथम दिन, 1 जुलाई का प्रथम दिन से स्टार्ट हो और जून के 30वें दिन पे समाप्त हो, उसी को कृषि वर्ष या फसली वर्ष कहा जाता है। इसकी स्टोरी पीछे जाओ, अब हम 1950 से पीछे जाओगे तो देखोगे यार, जो किसान खेती करते थे तो ये तो है नहीं कि जो काश्तकार थे, राजा महाराजा थे, कहेंगे लाओ अभी लाओ, जो उगाए अभी लाओ। अभी तो गेहूं बड़ा हो रहा है, धान बड़ा हो रहा है, तो काटेगा भी नहीं, ऐसे होगा भी नहीं। फसली वर्ष मतलब कौन से टाइम में 6-6 महीने पे कौन कौन सी फसल की जा रही है। तो ये हुआ कि इनसे एक बार लिया जाए ना, ऐसे क्या बार बार लेंगे हर 2-2 महीने पे, 4-4 महीने पे, खेती पूरी भी तो हो। तो फसली वर्ष निर्धारित किया गया कि 1 जुलाई से 30 जून के बीच में ये फसली वर्ष है, ठीक है। अब जो कलेक्ट होता था, इनसे कहा जाता था कि जुलाई स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब 30 जून के बीच में इसमें आपने पूरा खेती की और बीच में ये जो डेट पड़ रही है, इसी डेट को हम वसूलेंगे, या तो 1 जुलाई को या तो 30 जून को हम आएंगे, हमें चाहिए जो आपने उगाया है, जो बोया है, अब हमें उसका हिस्सा चाहिए। हिस्सा किस लिए, हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं, तुम हमारी ज़मीन पे खेती कर रहे हो, हमने तुम्हें सब कुछ दिया, तो हमें अब मेहनताना तुम अपना काट लो थोड़ा सा, उसके बाद सब हमें दे दो, ये होता था, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार 1925 के उद्देश्य और लक्ष्य। उद्देश्य ये था कि सबको थोड़ी बहुत ज़मीन मिले, सबके पास खेती करने का मौका मिले, कृषि को बढ़ावा मिले, जमींदारों का अंत हो, ये उद्देश्य रखा गया। तो इसमें जमींदारों प्रथा की समाप्ति पहला था, दूसरा जमींदारों की अधिकार आगमन, उनके हितों का अर्जन ये था, और तीसरा था यहाँ पे असमान एवं एक जैसी जोतदारी व्यवस्था को स्थापना करा। जो असमान थी, कोई 100 बीघा रखा है, ठीक है, किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है, तो इसमें समानता लाना, ये उद्देश्य था। प्राप्त सफलताएं क्या क्या मिली, और अधिनियम 1977 द्वारा जोतदारी व्यवस्था को फिर से परिवर्तन किया गया। उसके बाद अब ये प्रचलन में फिर 2006 वाला मेन अभी भी चल रहा है, ठीक है। लगाए पट्टे भूमि पर उठाया, ठीक है। जोत का विखंडन करना, अधिक जोत भूमि पर रोक लगाना, गांव की जनतांत्रिक विकास करना, गांव सभा, ग्राम पंचायत, गांव सभा के लिए भूमि आवंटन करना, ठीक है। फार्मिंग का एक कोऑपरेटिव फार्मिंग एक आया, कोऑपरेटिव फार्मिंग,
सहकारी खेती जो प्रचलित में नहीं रहा। इसका मतलब होता है किसान अपनी जमीन संस्थाओं को मिलाकर सामूहिक रूप से खेती कर सके, संसाधनों को मिला के। मतलब तुम्हारे पास कुछ ज़मीन है, मेरे पास कुछ ज़मीन है, चलो मिल के खेती करते हैं, दोनों को ज़मीन को मिला के, तो ज़्यादा देर तक नहीं चला। होता है ना भेदभाव, हमने ज़्यादा मेहनत की, तुम ज़्यादा ले रहे हो, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ऐसे मतलब भेदभाव आए मन में, तो फिर उसे भी कायम नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश अधिक जोत अधिनियम आरोपण अधिनियम 1960 का उद्देश्य क्या था कि सामाजिक वित्तीय दूर करने के लिए अधिनियम पारित किया गया। 18 एकड़ से जिसकी अधिक थी उसमें दुर्बल व्यक्ति को जमीन दे दी गई, जो निर्धन था, किसान नहीं था, किसान का कार्य करता था, उसको भी ओनरशिप दे दी गई। मतलब जिसके पास अधिक थी उसको एक रेशियो में ज़मीन बांटना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद कौन भूमि सीमा अधिरोपण से मुक्त है, मतलब कौन सी भूमि ऐसी है जिस पे सरकार नहीं छीनेगी, वो सीमा से बाहर है। ठीक है, तो ये देखो ऐसी भूमि है जो उस सीमा से बाहर है। पहली वो भूमि जिस पे चाय की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है, रबड़ की खेती होती है, वृक्षारोपण होता है। भले वो जमींदारी क्यों ना करा रहा हो, कोई भी करा रहा हो, उसको तुम छीनोगे ही नहीं भाई। वो ऐसा है ना कि पब्लिक पर्पस के लिए उससे सबको लाभ मिल रहा है, उससे व्यापार चल रहा है, तो उसको आप क्यों छीनोगे। भले वो अमीर आदमी करा रहे हैं, आज अडानी अंबानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, गुड फेथ में वो काम कर रहे हैं, भारत के फ्यूचर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनसे ग्रो हो रहा है, इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों उनसे हम छीनें, उनसे तो हमें फ़ायदा है ना। तो ऐसे उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद भूमि कृषि भूमि का आवासीय रूप से प्रयोग, अगर घर है तो नहीं छीनी जाती थी, कब्रिस्तान है तो नहीं छीनी जाती थी, मंदिर है तो नहीं छीनी जाती थी, गुरुद्वारा है तो नहीं छीनी जाती थी। जमींदारी भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 में वो जमीन घोषित थी। पशुपालन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन इसमें घोषित थी 143 वाली धारा में। ठीक है, धारा 143 याद कर लेना। ठीक है, बहुत मज़ेदार है ये धारा जो है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम की धारा 143 है, इस बात का याद रखना। उसके बाद बस ये है, इनकी ज़मीनों को नहीं छीना जाता था। अधिकतम जोत सीमा निर्धारित किया गया, 18 एकड़ प्रत्येक व्यक्ति के पास होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अब एक परिवार में 5 एकड़ एक मेन व्यक्ति, और उसमें परिवार कौन कौन से आएंगे, 5 से अधिक संख्या परिवार में नहीं होगी, जैसे बाप बेटा माँ हो गए, ये ऐसे बस रिलेशन रहेंगे। हिंदू वाले विवाह अधिनियम वाले नहीं चलेंगे, मेरे चाचा मामा फूफा ये सब परिवार में ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, कृषि कॉलेज की जो ज़मीन थी वो छोड़ दी गई। 50 एकड़ में कृषि कॉलेज बना सकते थे शिक्षा के लिए। इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए 30 एकड़ की ज़मीन छोड़ दी गई। विश्वविद्यालय के लिए आपकी कितनी एकड़ छोड़ी गई, विश्वविद्यालय के लिए 100 से 150 एकड़ ज़मीन छोड़ दी गई। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिए कितनी भी ज़मीन कवर की जा सकती थी। ठीक है, ये है अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण, ये तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई है। कृषि को भूमि इसका ये था कि कृषि भूमि को प्राप्त करने वाला इच्छित इंसान को भूमि दी जा सके। भूमि का स्वामित्व जो विषमता थी, डिफरेंट था, उसको ख़त्म किया जा सकते। कृषि से होने वाले आय की विषमता को कम किया जा सकते। मतलब कोई ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा कमा रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है या उसके ज़मीन पे खेती कर रहा है तो भेदभाव हो रहा है, उसको समान करने के लिए। ठीक है, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ठीक है, ये सब आदि था इसमें। तो ये हमारा एक चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, और 4 चैप्टर और बचे हैं। मैं टाइम एक बार देख लेता हूँ कितना हो गया, ताकि मैं और स्पीड में आपको बता सकूँ। जो टाइम हो गया है, देखिए टाइम हो गया है 53 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा अब स्पीड में इसको ले चलते हैं। ठीक है, स्पीड में विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, उसको ख़त्म करना, जमींदारी को। शायर कौन होता है, शायर यानी सिवाय। शायर का मतलब होता है सिवाय। पूछ देगा शायर का मतलब क्या है, शायर का सिवाय का ही रूप बिगड़ा हुआ रूप है शायर। शायर का मतलब होता है इसके सिवाय क्या, मतलब मान लो तुमसे भूमि ले ली है तो अतिरिक्त तुम्हें कुछ दिए हैं, या भूमि में किसी के सिवाय क्या, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये देख लो। ठीक है, किंतु जोत के सिवाय अन्य साधनों भी जमींदारी की आय में आते थे।
मतलब जोत की जैसे किसानी है तो उसमें सिर्फ कृषि का मतलब बता दिए, और भी कृषि की आय के बारे में, उसके सिवाय क्या क्या कृषि की आय हो सकती है वो भी बताइए, इसी का मतलब होता है सिवाय। ठीक है। उसके बाद सिरदार एवं खुदकास्त। खुदकास्त का मतलब होता है जो खुद जमींदार अपनी भूमि पे खेती कर रहा है तो वो खुदकास्त हो गया, उसको जमीन दे दी गई, उससे ली नहीं जाएगी। ठीक है, भले वो जमींदार है। इसको धारा 3 के 9 में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे, ऐसी भूमि जिस पर जमींदार खुद खेती करता है उसका मतलब खुदकास्ट होता है या सिरदार होता है। ठीक है, खुदकास्ट सिरदार सेम है। तो अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा अंतर है वो भी बता देंगे। सीमा अधिनियम का उद्देश्य, ठीक है, कृषि में सुधार का अवसर प्रदान करना, ये हो गया। परिवार, परिवार में कौन आता है, तो सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 3(6) में परिवार को परिभाषित किया गया। हिंदू विधि की तरह इसमें परिवार परिभाषित नहीं है, इसमें आश्रित माता पिता सिर्फ आते हैं और पुत्र और वधू आती हैं। ठीक है, और कोई नहीं आता है। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत ये बताया गया परिवार का मतलब, जो धारा 154 में लागू नहीं है परिवार विधि में। ठीक है, सीमा आरोपण आपको मैंने बता दिया। बाग भूमि जिसमें बाग बगीचा हो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है। ऊसर भूमि क्या होती है, ऊसर भूमि, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, तो ऊसर भूमि ऐसी भूमि जो जोत में सम्मिलित थी परंतु फसली वर्ष 1376 से 1880 में फसली वर्ष कंकड़ पत्थर रेत के कारण अब वो उपजाऊ जमीन नहीं रही है। ऊसर भूमि आप देखे होंगे ना, अगर आप सहारनपुर, हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पंजाब के भी इधर सहारनपुर, मेरठ, बरेली और हिमाचल के बॉर्डर जो नीचे पहाड़ी के बीच की एरिया है, उधर आप देखेंगे ना तो कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन हो गई है, उस पर कुछ नहीं होता, प्राकृतिक कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं लेकिन खेती होती नहीं होती, मतलब उपजाऊ जमीन ही नहीं, उधर बंजर टाइप का है, तो उसे कहते हैं ऊसर भूमि। ठीक है। संचित भूमि, इसको क्या कहते हैं, धारा 3(2) में संचित भूमि के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, संचित भूमि का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है, फसली वर्ष 1378, 1379, 1380 के खसरा में क्या फसल बोया जाना दर्ज है, इसका निर्धारण नक्शे द्वारा या स्थल का निरीक्षण नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता था। ठीक है। निरीक्षण के समय नियत प्राधिकारी जो है अभिलेख द्वारा यह मिश्रित करके बताता था कि इस प्रकार की फसल इस पे हो रही है। वो संचित भूमि यानी इस भूमि पे क्या फसल उगाई जाती है, इसका मतलब होता है संचित भूमि। ठीक है। तो ये नियत प्राधिकारी कौन होगा, ऑफिसर। ठीक है, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर। जोत का मतलब क्या है, जोत का मतलब जो वंशानुगत जिसे भूमि जोता रहा हो, स्वामित्व उसके पास हो, कब्जे में उसकी वो जमीन हो, उसे जोत कहते हैं। ठीक है। अधिकतम क्षेत्र सीलिंग एरिया क्या होती है, सीमा अधिरोपण धारा अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। ठीक है। ऐसी भूमि जिसपे कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब किया जा सके, सम्मिलित हो, उसे सीलिंग एरिया में जिसमें आता हो उसे भी ऊसर भूमि में शामिल नहीं किया जाता, वो ऊसर भूमि नहीं है। एक बार इस लाइन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ, शायद आप समझ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के बाद थोड़ी सी होती है ना घबराहट और हिचकिचाहट, तो मुझे भी हो गया एक चैप्टर ख़त्म करने में, अभी 3 चैप्टर बचे हैं, थोड़ा सा पानी पीने के बाद ख़त्म करते हैं। ठीक है। ठीक है। जोतदार कौन है, जोतदार को परिभाषित किया गया धारा 3 के 16 में, अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम की धारा 3 और 16। इसमें भू राजस्व संहिता धारा 74 में भी वर्णित किया गया है। जोतदार जो संक्रमणीय अधिकार वाला जोतदार है, जो जिसे वंशानुगत भूमि मिलती आ रही है जमीन, या जिसने खरीदा है, असंक्रमणीय अधिकार, या असामी है, या सरकार से पट्टे पे लिया है, तो ये जोतदार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। संपत्ति का अधिकार, उद्गम, विकास, ये है सीमा आरोपण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है। परिवार के सदस्यों की संख्या निर्धारित करना, कृषि वर्ष के बारे में बताना, कृषि क्या है वो मैंने बताया किसमें परिभाषित है, बाग भूमि क्या है वो भी मैंने बताया। ठीक है। राजस्व न्यायालय क्या है वो भी मैंने बताया, उसमें कौन से अधिकारी आते हैं, कौन सा काम होता है। ठीक है।
उसके बाद चैरिटेबल दान वाली संपत्ति, ट्रस्ट वाली संपत्ति, चैरिटेबल, इस पे एक बार बता देता हूँ। पूर्ण संस्था से पता जनहित के पूर्ण दान हेतु कार्य करने वाली संस्था, चैरिटेबल ट्रस्ट। ये आता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 7 में आता है। ठीक है, परिभाषित है। ठीक है, ये हो गया। अस्थाई अधिवक्ता, लॉयर्स जो हो गए, स्टैंडिंग लॉयर्स, जो उस रेवेन्यू कोर्ट या उस स्थानीय पे उससे मामला देखते हैं, इनका आ गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी जिक्र है। ठीक है, परिवार को धारा 4 में परिभाषित किया गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 4 में परिभाषित किया है कौन कौन आएगा। ठीक है, अंतर्गत उसमें आते हैं पति पत्नी और अविवाहित पुत्र पुत्री या उनके माता पिता, ये आते हैं परिवार में। 6 लोग, माता पिता, पुत्र पुत्री और उसके पति पत्नी, ये 6 लोग आते हैं परिवार में सिर्फ। सुधार और संक्षिप्त टिप्पणी, गांव और शिल्प। हाँ, गांव के शिल्प कौन है? शिल्प मतलब आर्टिजन, मतलब कुछ गांव बड़े ही होते हैं, मोची होते हैं, धोबी होते हैं, कुम्हार होते हैं, लोहार होते हैं, ये होते हैं ना, तो ये इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको धारा 21 में परिभाषित किया गया, उपधारा 21 है और धारा 4 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की, जो 2006 में बनी है, वो अभी प्रचलन में है। अभी हम उसी पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, यही आते हैं इसमें। बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, लोहार, सुनार, नाई, धोबी, मोची, अन्य सभी आते हैं जो अपने यहाँ मेहनत से कमाते खाते हैं, जमीन खेती से नहीं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, मतलब ये 1950 में राज्य और कृषियों के लिए भूमि में जमींदारों का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा को जड़ से खत्म कर देना, मुआवजा उनको दे देना, पुनर्वास के लिए कुछ पैसे दे देना। जमींदार प्रथा से आप क्या समझते थे? जो जमींदार जुल्म ढाते आ रहे हैं वही तो। ठीक है, जमींदारों का प्रथम उन्मूलन हुआ। ठीक है, सरकारी गजट निकला, तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किया गया और ये कथन सरकारी गजट का उद्देश्य ये था कि सब में जमीनों को निहित करना। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं चालू खाने की जारी अधिनियम। चालू खान खदान जो चलते थे वो जारी रहेंगे। मैंने नहीं कहा कॉफ़ी की खेती हो रही है, चाय की खेती हो रही है, रबड़ की खेती हो रही है, जो कोयला खदान है, ये सब जारी रहेंगे, इन पे कोई रोक नहीं लगाएगा। ठीक है, बकाया लगान वसूलने का अधिकार, अगर कहीं लगान बकाया है तो उसे वसूल सकते थे, उसके बाद अब किसी को नहीं देंगे। ठीक है, सूखा अधिकार को खत्म करना। आसामी कौन है? धारा 133 में बताया गया है आसामी के बारे में। राज्य में सबसे कम भूमि आसामियों के पास थी, क्योंकि आसामी की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी और वो निम्न कोटि के जमींदार थे। ठीक है, इसीलिए उनके जो जमीन का प्रावधान था, नियम कानून था, अलग रखा गया, उत्तर प्रदेश से अलग रखा गया। ठीक है, पट्टे की ज़मीन किस तरह से प्रचलित की जाएगी, आसामी कौन है, और ये तो सब नॉर्मल क्वेश्चन है। स्थापन से आप क्या समझते हैं? स्थापन का मतलब स्टेट, स्थापन का अर्थ है भौतिक संपत्ति, जमींदारी संपत्ति, जागीरदारी उन्मूलन के पूर्व अभिलेख केवट होता था। ठीक है, इसे एक आध दो मामले आए भी थे। एक केस है गाजियाबाद नगर पालिका बनाम जयप्रकाश, उससे गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, स्थापन का अर्थ है सदैव सही रहा हुआ माना जाएगा ऐसा। ठीक है, जो जिसका रहा हो। धारा 3 के 8 में स्थापन को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अस्थाई जोतेदार कौन है? निहित होने का दिनांक 1 जुलाई 1952 उत्तर प्रदेश राजपत्र द्वारा सारी जमींदारों की जमीन कृषि की जो थी राज्य सरकार में निहित हो गई, मिल गई, शामिल हो गई, जुड़ गई। संपत्ति का शामिल होना और सार्वजनिक उपयोग की भूमि देना। ठीक है, पब्लिक लैंड के लिए मंदिर, मस्जिद, ऐसे पढ़ाई के लिए कॉलेज, ऐसी ज़मीन मतलब आवंटित करना। अपील भी कर सकते थे, अगर आपको आपत्ति है मेरी ज़मीन अवैध तरीके से ली जा रही है, मैं अपील करूँगी, तो अपील भी कर सकते थे। अपील 30 दिन के भीतर, 21 दिन के भीतर करना पड़ता था, फिर उस पर सोचा जाता था। पैनल वकील वो वकील होते हैं
जो कानूनी कार्यवाही में किसी कंपनी या ग्राहक किसी किसान का प्रतिनिधित्व करते थे, वेतन संगठन द्वारा दिया जाता था। मतलब एक पब्लिक, जैसे सरकारी वकील हो गए, लीगल एड जो है वही होता था। ठीक है, बना के लिख देंगे। गांव सभा की भूमियाओं का आवंटन किस वरीयत क्रम में किया जाएगा? गांव सभा में कैसे विकलांग सैनिकों के लिए, आप देखते हैं ना, अगर कोई सैनिक लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो गांव में उसका टॉम्ब, पुतला बनाने के लिए ज़मीन दी जाती है, तो उसको सबसे पहले ज़मीन दी जाएगी गांव में, अगर अधिक ज़मीन है तो। ठीक है, उसके बाद विकलांग सैनिक को भी ज़मीन दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिक के परिवार के सदस्यों को, और हाजिर खेतिहर मजदूर को भी दी जाएगी, जिसके पास खेतिहर तो है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग से है और ज़मीन नहीं है। छोटे जोतदारों को भी भूमि दी जा सकती है, भूतपूर्व सैनिकों को जमीन दी स्वतंत्रता सेनानियों को जमीन दी जा सकती है। ये सब जमीन देने का प्रावधान है, अभी भी है, अभी भी चल रहे हैं 2006 के बाद। ठीक है, उसके बाद भूमि प्रबंधन समिति, एक समिति बनी जिसने भूमि के प्रबंधन, गांव का कोई दुरुपयोग ना करे, गलत तरीके से जमीन अर्जित ना करे, उस पर भी एक कमेटी बनी जो देखती थी सब कुछ। ठीक है, उसके बाद भूमि प्रबंधन समिति बनी, दुरुपयोग ना, घर बनाने के लिए भूमि आवंटन किया गया, भूमि कब्जे में लेने का अधिकार खत्म किया गया, सार्वजनिक उपयोग के लिए वैध अवैध भूमियों के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की मुख्य विशेषता बताई गई। चकबंदी का अर्थ क्या है? सबसे हमने शुरू में डिस्कस किया था चकबंदी क्या है, तो चकबंदी का अर्थ ये होता है कि चकबंदी की प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वामित्वधारी जोतदार उनके बिखरे हुए खेतों के बदले उसी प्रकार के, कुल उतने ही आकार के या उनसे अधिक या कम भूमि दी जाती थी, जिनका वह स्वामी हो जाता था। उस जमीन पर पुराना जमीन जैसा ही अधिकार रहता था। मतलब मैं राकेश हूँ, मेरी 10 जगह ज़मीन है, छोटी 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 छोटी, चकबंदी आई, मेरी 10 ज़मीन को एक जगह कर दी। इससे ये हुआ कि मुझे 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह में आराम से खेती कर सकूंगा। चकबंदी अच्छी भी थी, गलत भी थी, क्योंकि अब बुरी है। अब मेरा रोड पे ज़मीन है, अब मेरा ज़मीन उठा के कोई और गांव में ट्रांसफ़र करा लिए पैसा देके। चकबंदी के ये मामले कोर्ट कचहरी में आजकल चलते हैं, इसलिए चकबंदी होती है, चलती है, लेकिन विवाद भी ज़्यादा उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये गुड फेथ में किया गया था। चकबंदी का तात्पर्य खेती को सुलभ बनाना, कृषि को एक जगह, मैंने बताया ना क्या क्या फायदा है। ठीक है, ये प्रक्रिया थी चकबंदी की। चकबंदी 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 चकबंदी, ये भी चकबंदी। ठीक है, मानसिक मानचित्र और अभिलेख, मैप और रिकॉर्ड तैयार करना कौन करता है? लेखपाल करता है। नायब तहसीलदार के पास, तहसीलदार ये सब अपडेट देता रहता है, किस खेत का क्या आंकड़ा है, कहाँ पे वो खेत है। कोई मेरे नाम पे ज़मीन है, मुझे पता ही नहीं ज़मीन कहाँ है, अरे वो कौन बताएगा? तहसील पे जाओ, लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो से मिलो, वो लोग बता देंगे तुम्हारी यहाँ पे ज़मीन होनी चाहिए। तो वो सब भी उस टाइम बनना तैयार हो गया था। ठीक है, नक्शा और खसरा खतौनी ये सब। ठीक है, ताकि ऑनलाइन आप bullock.com पे जाके चेक कर लेते हो, करते हो ना, तो ये सब बनाया गया। उसके बाद थोड़ा और आ जाते हैं, ग्राम सभा की भूमि। ठीक है, ग्राम सभा में नहीं होगी। वाद एवं कार्यवाही को सुलभ बनाने के लिए वाद लाइए, कोई केस अगर आप लाते हैं भूमि से जुड़ा तो अपील करिए, उसका रिव्यू किया जाएगा और जो उचित होगा उसका निर्देश सुनवाई की जाएगी। ठीक है, कब्जे, अवैध कब्जा, अवैधेश जारी करना, चकबंदी का वितरण का सिद्धांत क्या था? ठीक है, विशेष हरियाणा भूमिहर को खेत देना काट काट के, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उससे चकबंदी से वसूल कर ली जाती थी और गरीबों को दे दिया जाता था। अपील भी कर सकते थे, अपील में देखा जाता था, लीगल है तो दो। जमींदारी प्रथा मैंने बता दिया। मध्यवर्ती बिचौलिया, इसे बिचौलिया कहते हैं, जो मध्यवर्ती लोग पहले बिचौलिया हुआ करते थे। बिचौलिया में वही आते थे जो जमींदारी आते थे, जागीरदार, तालुकदार, जमींदार, ये सब बिचौलिया थे, ठेकेदार, ये सब। ठीक है, जमींदार और चलती जोन। ठीक है, कृषि वर्ष मैंने बता ही दिया। स्थापन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद कानूनी अधिकार किसको मिलेगा वो ज़मीन, ये मैंने बता ही दिया। ज़मीन SDM के पास जाती है कोई, वो मैंने शुरू में बता दिया था, देख लेना।
आसामी कौन है? गांव निधि, गांव फंड क्या होता है? गांव में कुछ पैसे आते हैं जो जिला अधिकारी एसडीएम पारित करता है गांव के विकास के लिए। वो गांव फंड में पैसे आते हैं, गांव के विकास के लिए काम होता है। राज्य सरकार भी देती है गांव के विकास के लिए काम, केंद्र सरकार भी दे देती है जिला के विकास के लिए काम। तो ये सब गांव फंड होते हैं, गांव निधि फंड। दूसरा चैप्टर खत्म। तीसरा चैप्टर भी बहुत छोटा है, 2 मिनट में खत्म होगा। निहित होने का दिनांक व परिणाम और प्रकृति और पुनर्वास। मतलब जो भी जमींदारी 1952 में 1 जुलाई को हुआ तो सारी जमीन स्टेट में शामिल हो गई। उसके बाद परिणाम क्या हुआ? सबको समानता का अधिकार देने का उद्देश्य था। और जो प्रतिकूल प्रभाव जमींदारों पर पड़े उनको प्रतिकर कुछ क्षतिपूर्ति दी गई और पुनर्वास बसने के लिए दिया गया। तो ये मैंने बता दिया था। 1 जुलाई 1952 डेट याद रखो बस, और कुछ नहीं। निहित होने का दिनांक, तीसरा चैप्टर भी हो गया खत्म। निहित होने का दिनांक 1 जुलाई 1952। चौथा जोतदार पद्धति पे हम आ गए। ठीक है, चौथा क्या है? संकरणीय अधिकार वाला भूमिधर कौन सा है? जो बाई बर्थ अपने माता पिता से जमीन लेता आ रहा है वही संकरणीय अधिकार वाला भूमिधर है। ठीक है, उसके अधिकार क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल राइट है। भूमिधर अभी 4 समय के इस समय चल रहे थे। ठीक है, भूमिदार, सीरदार, आसामी और आदिवासी। आदिवासी चर्चा में नहीं है, ये तीनों चर्चा में है अभी। भूमिधर कौन होता है? जिसकी भूमि है, खुद कास्ट है। ठीक है, सीरदार वही खुद कास्ट भी उसमें शामिल है। और आदिवासी, आदिवासियों इस समय प्रचलन में नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का दायित्व क्या होगा? उसके अधिकार कितने प्रकार के होंगे? जमीन पे क्या कर सकता है? कुछ भी करे, खेती करे, घर बनाए, उसकी मर्जी। मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, मेरा फोन। उसी तरह जिसकी जमीन उसकी मर्जी। ठीक है, एक पुरुष जोतदार मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी। अगर किसी जमींदार मतलब किसी भूमि वाले की मृत्यु हो जाए तो जमीन किसको किसको जाती है? माता पिता, विवाहित पुत्री, विवाहित पुत्र, विवाहित पुत्री, पुत्री, माता पिता, सौतेली बहन, सौतेली भाई बहन, पिता पुत्र, और जो भी ब्लड रिलेशन है उसमें जाती है। ब्लड रिलेशन आप जानते ही होंगे। गांव सभा की भूमि, हाँ, संक्रमणीय, ये भी मैंने बता दिया है। भूमि के विलयन करने का अधिकार, धारा 177। भूमि की अदला बदली या एक में मिलाना, एप्लीकेशन दे सकते हैं। चकबंदी कराना है तो आप लोग तहसीलदार को सूचना दे सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारे गांव में चकबंदी हो और हमारी जो ज़मीनें हैं मिला दी जाएं। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। आजकल ज़मीन से प्यार हो गया, जो जिसकी ज़मीन है चाहता है वो मेरी वही ज़मीन रहे। इसलिए चकबंदी में ज़्यादा विवाद अपील होती हैं। उत्तर जीविका का नियम, ठीक है, ये भी स्वतः की संपत्ति, हाँ, कुर्क संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश मिल जाता है। ठीक है, काश्तकारों, कितने प्रकार के भी काश्तकार हैं? भूमिधर, सीरदार, आसामी, आदिवासी, यही है इस समय, और कोई नहीं है। कितने प्रकार के जोतदार हैं? और जोतदार, जोत अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो ये हैं 14 प्रकार के थे पहले। ठीक है, सह, मुस्क, कसदार, गतिविधि, मौसमी, दाखिलकार, बागदार, माफीदार, वाफीदार, सीरदार। ये काश्तकार पहले 14 प्रकार के थे, जो बहुत टेढ़े मेढ़े लीगल वर्ड है, मुझे खुद नहीं समझ में आता था। अभी तो हम ऐसे समय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसमें भाई कितने उप लगे हैं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, 4 प्रकार के अभी हैं, बस इतना जान लो। भूमिधर, सीरदार, आसामी। विलय, मर्ज कर देना जमीन को। अस्थाई। हमारा 5वां चैप्टर आ गया, आखिरी चैप्टर। 5 मिनट में इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम यानी यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसमें कमीशन है। ठीक है, कमिश्नर होते हैं, स्टेट पीसीएस ऑफिसर होते हैं, स्टेट लोक सेवा राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा जो अधिकारी होते हैं, भर्ती होती है, वही होते हैं। ठीक है, कमिश्नर होते हैं, धारा 61 में परिभाषित है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य 18 कमिश्नरों में बटी हुई है, 18 कमिश्नरी में बटी हुई है। ठीक है, प्रत्येक कमीशन में एक आयुक्त नियुक्त होता है जिसे राज्य सरकार करती है। कमीशन उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता का तत्सम प्रचलित कोई विधि के अंतर्गत कमिश्नर अधिकारी उपरोक्त का कर्तव्यों का पालन करता है, भूमि से संबंधित मामले देखता है, निपटारा करता है। अतिरिक्त कमिश्नर भी होता है, शक्तियां और कर्तव्य बताए जाते हैं कमिश्नर के, ये भी देखो क्या शक्तियां और कर्तव्य हैं। किसी भी न्यायिक और गैर न्यायिक मुकदमे की कार्यवाही को अंतरण करना, अपने कर्तव्य शक्तियां और अतिरिक्त कमीशन की सुपुर्द, मामलों का एकत्रीकरण करना, साक्ष्य देने और कागज पेश करने के लिए व्यक्तियों के समक्ष करना, जवाबदेही, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर, पराधना अधिकारी आदेश के विरुद्ध अपील सुनना। अपीली न्यायालय होती है, अभिलेखी न्यायालय होती है, कलेक्टर, कमिश्नर, इनमें 3 लोग आ जाते हैं जिसपे हम अपील करते हैं। ठीक है, ये सारे अधिकारियों से जुड़े कानून हैं। सब अधिकारी क्या काम करते हैं कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, चकबंदी कोर्ट में। ठीक है, लगान क्या होता है, लगान लगाना। भू राजस्व क्या होता है। ठीक है, लेखपाल के कर्तव्य क्या होते हैं, एसडीएम के कर्तव्य क्या होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम। ठीक है, जिस प्रकार प्रत्येक कमीशन जिलों में विभाजित किया गया, उसी प्रकार जिला कई तहसीलदार बांटे गए हैं। प्रत्येक तहसीलदार उपखंड सब डिविजनल कहे जाते हैं। प्रत्येक सब डिविजनल के सहायक कलेक्टर होते हैं। ये कौन कौन 13 प्रकार के जिलाधिकारी होते हैं, मतलब अधिकारियों के बारे में, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, कानूनगो, इन सब के बारे में। तो इन सब का काम क्या होता है, खसरा खतौनी कौन तैयार करता है, लेखपाल करता है। हर एक साल पे खसरा बनता है, 6 साल पे खतौनी बनती है, मतलब अपडेट होती है। ठीक है, इसमें अंतर आपको बताना है। चिन्ह बाउंड्री मार्क कौन लगाता है, जमीन की, जमीन नापी कहाँ से जाती है, किसी मोहान गली पे ही नापी जाती है, कोई लैंडमार्क बनाया जाता है। ठीक है, पशुवर्ती घटना क्षेत्र अधिकार बाधित। कृषि वर्ष मैंने बता ही दिया। शिल्पकार कौन होता है वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, मध्यवर्ती बिचौलिया कौन होता है, लेखपाल कौन होता है। हाँ, लेखपाल के बारे में आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ये खत्म है। ठीक है, लेखपाल पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेखपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 23 में यह वर्णन करता है, राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखित को तैयार करने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्य को करने के लिए जो विहित किए जाएं, प्रत्येक हलके में एक लेखपाल नियुक्त करता है, जो राज्य सरकार का कार्य करे। लेखा जोखा, जमीन निकालना, जमीन देना, नक्शा तैयार करना, मैप तैयार करना। कलेक्टर मैप क्या होता है वो बताया गया है। कानूनगो की नियुक्ति के तरीके बताए गए हैं। कानूनगो कौन बनता है, लेखपाल ही कानूनगो बनता है। ठीक है, इसके कानूनगो की नियुक्ति धारा 25 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 243 के अंतर्गत 3 प्रकार के कानूनगो का वर्णन किया गया है। रजिस्ट्रार कानूनगो, सुपरवाइजर कानूनगो, सदर कानूनगो। सदर यानी तहसील को ही कहते हैं। किसान बही क्या होती है, किसान बही क्या होती है। किसान बही को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 2006 की धारा 41 में बताया गया है। राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियत 37 के अंतर्गत किसान बही उसके अंतरिक्त संबंध में उपबंध किया गया है। प्रत्येक जिले में राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है, जिसका दायित्व है कि खातेदार की जिला में स्थिति समक्ष जोतों का ब्यौरा एक पुस्तक तैयार करे, संकलनी करे, जिसके किसान बही कहा जाता है। ब्यौरा तैयार करे आपकी खेती का, क्या फसल उगा रहे हैं उसी को। आप देखो किसान बही पे क्या होता है, किसान बही 10 चीज़ उस पर होती हैं। खेतदार का नाम होता है, ठीक है, पिता का नाम होता है, पता होता है। खेतदार यदि अवयस्क है उसका भी नाम होता है, अभिभावक का भी नाम होता है। जिले में किसी खेतदार का धारित समझ से जोत का उस पे जोत बही पे नाम होता है। किसान बही जोत बही एक ही होती है। क्या खाता धारक की अनुसूचित जाति जनजाति वो भी उस पर
रहता है। भू राजस्व भुगतान से मुक्त है कि नहीं वो भी होता है। बैंक के अन्य विवरण भी होते हैं, सब डिटेल उस पर ऐड होती है। ठीक है, हाँ लगान भी देनी पड़ती है। चकबंदी क्षेत्र, चकबंदी क्या है मैंने बता दिया, चकबंदी क्या है, अब ये मत पूछना। 53 में लागू हुई थी। किस किताब हो गई ख़त्म। तो ये किताब कैसी लगी प्लीज़, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो लिखना द एंड, ताकि मुझे लगेगा आप यहाँ तक वीडियो देखे हो। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।